हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ एस्टिमेटिंग। तो फंडामेंटल ऑफ एस्टिमेटिंग के अंदर हम बात कर रहे थे एस्टिमेटिंग के बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेटिंग, फंक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर हम अलग अलग से तरीके से बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन होता है एक किस चीज़ का, जो भी हमारा एस्टिमेटिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर अगर कि स्मॉल इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पे जो सारा एस्टिमेटिंग का काम होगा वो एस्टिमेटिंग का काम कौन करेगा, जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, यानी कि उसी के अंडर होगा। लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्रीज है, मास प्रोडक्शन के अंदर काम हो रहा है, तो उस इंडस्ट्रीज के अंदर जो एस्टिमेशन का काम है, एस्टिमेटिंग का काम है, वो सारा किसके अंदर होगा, जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ जो हमारे एस्टिमेटिंग है, कि प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ एस्टिमेटिंग कौन कौन से होते हैं। जब भी हम एस्टिमेटिंग करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल फैक्टर होते हैं, जिसके अंदर आपको बताया था कि 5 तरह के हमारे फैक्टर रहेंगे जो इफेक्ट करते हैं, किसके अंदर फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी एस्टिमेटिंग की। जब भी हम एस्टिमेटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, डिजाइन टाइम। डिजाइन टाइम के बारे में आपको बताया था कि प्रोडक्ट के डिजाइन को जो टाइम ले रहा है, यानी कि प्रोडक्ट का जो हम डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो उस डिजाइन के लिए जितना टाइम लगा है तो वो टाइम क्या रहता है, वो डिजाइन टाइम, कि द टाइम टेकन टू मेक ए डिजाइन फॉर प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए जो हमें टाइम ले रहे हैं वो टाइम हमारा कौन सा रहता है, डिजाइन टाइम। नेक्स्ट हमारा था ड्राफ्टिंग टाइम। ड्राफ्टिंग टाइम में हमने बात की थी कि वो टाइम जो ड्राफ्टमैन के द्वारा प्रिपेयर करने के लिए ले जा रहा है एक ड्राइंग को, कि हमने डिजाइन तैयार कर दिया, डिजाइन के बाद जो प्रोडक्ट का हमने ड्राइंग तैयार करनी है तो वो ड्राइंग तैयार करेगा ड्राफ्टमैन। तो ड्राफ्टमैन के द्वारा जो टाइम टेकन है, जो टाइम उसने लिया है, वो हमारे लिए क्या रहता है, ड्राफ्टिंग टाइम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमने थर्ड पॉइंट में बात की थी प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम की। तो प्लानिंग एंड प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या बात की थी कि कुछ फेसेस होते हैं, उन फेस में से गुजर के आगे निकलना होता है, जिसके अंदर हमने बात की थी फोरकास्टिंग के बारे में, कि फोरकास्टिंग, ऑर्डर राइटिंग, इसके अलावा लोडिंग होती है, टूलिंग होती है और शेड्यूलिंग होती है। तो ये सारी प्रोसेस, इन सभी प्रोसेसेस के अंदर जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करने के लिए जो हमें टाइम लग रहा है वो टाइम रहता है प्लानिंग टाइम। और उसी प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जो हमारा सारा टाइम हो रहा है वो टाइम हमारा रहता है प्रोडक्शन टाइम। यानी कि प्लानिंग के लिए जो समय रहा, यानी कि फोरकास्टिंग, ऑर्डर राइटिंग है, प्रोडक्ट डिजाइन, रूटिंग है, शेड्यूलिंग है, लोडिंग है, तो इसके अंदर जो भी हमने टाइम लिया है प्लान करने के लिए, तो वो तो होता है प्लानिंग टाइम। लेकिन इसी प्रोसेस के अंदर जो हम टाइम ले रहे हैं प्रोसेस को रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, वो हमारा टाइम कौन सा रहेगा, प्रोडक्शन टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट्स, कि जो हमारे स्पेशल टूल होते हैं, जिस तरह से मान लीजिए कोई स्पेशल हमारा इक्विपमेंट है, जो स्पेशल मशीन है, डाई है जो कोई मोल्ड तैयार कर रहे हैं, एक स्पेशल टाइप का हमने पैटर्न तैयार किया है, जिग्स है या फिक्चर है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइम पे हमें स्पेशल टाइम और स्पेशल पोस्ट का यूज करते हैं। तो वही हमारे लिए कौन सा रहता है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जो कि इफेक्ट करते हैं किस चीज को, एस्टिमेटिंग के लिए। क्योंकि नॉर्मली हम क्या है कि जो भी हमने मशीनें लगानी है, हम सिंपली पे से मशीन लेंगे, उसके ऊपर जो भी कॉस्ट लग रहा है नॉर्मली हम निकाल लेंगे। लेकिन जब हमने एक स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना है, स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, तो उसके लिए हमें अलग से एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा, अलग से एस्टिमेटिंग करनी पड़ेगी, उसका कॉस्ट अलग होगा, टाइम उसका जो लग रहा है, टाइम भी मैन्युफैक्चर करने के लिए वो भी क्या होगा, अलग होगा। तो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि समटाइम्स स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, sometimes special tools and equipments are required. Equipments are required कि कई बार क्या होते हैं कि जरूरी होते हैं, रिक्वायर्ड क्यों, such as डाई, पैटर्न, jigs and fixtures, molds, etc. for product manufacturing.
कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स की हमें ज़रूरत होती है, जो कि स्पेशल टाइप के होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, स्पेशल टाइप। हमने एक स्पेशल टाइप का पैटर्न यूज़ करना है किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, स्पेशल टाइप का पैटर्न तैयार करना है, मोल्ड तैयार करना है, कास्टिंग करनी है, या फिर एक स्पेशल टाइप के जिग एंड फिक्सचर यूज़ करने हैं स्पेशल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उसके लिए जो हम टाइम और लगेगा, वो टाइम और वो भी क्या रहेगा, अलग रहेगा कि आप ठीक है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है, द टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, इंडिविजुअली, कि उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से टाइम और कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना हमने टाइम लगाना है, कितना हमने क्या करना है, उसके ऊपर कॉस्ट लगाना है। तो वो हमारा इफेक्ट रहेगा, फैक्टर इफेक्ट करेगा किस चीज को, जो हमारी एस्टिमेटिंग है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा रहेगा वो कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क। एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क, एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क। इसके अलावा लेबर, रिसर्च वर्क, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड, कि जो हमारा फिफ्थ पॉइंट रहेगा, फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वर्क एंड रिसर्च वर्क, इसके अलावा मटेरियल, लेबर और जो हमारे रहेंगे ओवरहेड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वर्क की। सबसे पहले हमारा कौन सा रहेगा, एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वर्क। तो एक्सपेरिमेंटल या फिर रिसर्च वर्क हम क्यों करते हैं, ये हम करते हैं कि मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया, लेकिन जो हमारा R&D डिपार्टमेंट होगा, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसका काम क्या है कि जो हमने प्रोडक्ट एक बार मैन्युफैक्चर कर दिया, उस प्रोडक्ट को अंदर इंप्रूवमेंट करने की, हम इसको और अच्छा और क्वालिटी अच्छी कैसे बनाएं, कम टेक्निक्स का यूज करके, कम कॉस्ट का यूज करके किस तरह से एक अच्छा प्रोडक्ट्स बनाए, यानी कि जो हमने पहला प्रोडक्ट बनाया उससे भी अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, कम कॉस्ट से, कि हमारा जो खर्चा हो वो पहले से कम हो, टेक्निक्स भी हम कम से कम यूज करें, मतलब अच्छी टेक्निक्स का यूज करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना, यानी कि उसके अंदर और इंप्रूवमेंट करना, वो काम किसका रहता है, एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क का। यानी कि एक्सपेरिमेंट करना और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च करना, कि हम रिसर्च करके और ज्यादा इंप्रूव हम किस तरह से कर सकते हैं। कि एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वर्क इज कैरिड आउट इंडस्ट्री टू फाइंड आउट द बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कि जो एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क है, ये हम किस लिए करते हैं, टू फाइंड आउट द बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि जो हमारा मेथड भी हो वो कौन सा हो, चीपेस्ट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ताकि जो भी हम प्रोडक्ट बनाए वो क्या हो, एक तो इजीली बन जाए, एक बेस्ट मेथड से, क्वालिटी क्या हो, अच्छी क्वालिटी हो, और उसके अलावा जो चीपेस्ट यानी कि सस्ता हो, हमारा जो खर्चा हो रहा है वो भी क्या हो, कम हो। ये सब चीजें देखना किसका काम होता है, ये होता है एक्सपेरिमेंटल एंड जो रिसर्च वर्क रहेगा, रिसर्च वर्क, और जो हमारा रिसर्च वर्क या फिर जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिपार्टमेंट होगा, R&D सिंपल बोल सकते हैं, R&D डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री के अंदर, उसका काम यही है कि टू फाइंड आउट द बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को और आसानी से, सस्ता और अच्छा हम किस तरह से बना सकते हैं। ये काम किसका है, R&D डिपार्टमेंट या फिर एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर लेबर की। तो जब हम लेबर की बात करेंगे कि लेबर कोस्ट, तो लेबर कोस्ट भी आगे फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होती है डायरेक्ट लेबर, सेकंड हमारी होती है इनडायरेक्ट लेबर। जब हम लेबर कोस्ट की बात करते हैं तो लेबर कोस्ट भी क्या होती है, दो तरह की। फर्स्ट हमारी कौन सी रहती है, डायरेक्ट लेबर कोस्ट। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इन टॉपिक्स के बारे में जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कोस्ट, और सेकंड हमारी है इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट। ठीक है, इनकी डेफिनेशन वो भी आपको पहले भी करवाई हुई है, एक बार फिर से बता देता हूं कि डायरेक्ट लेबर कोस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट कौन सी है। डायरेक्ट यानी कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या किसी चीज के जो हमारी लेबर है वो डायरेक्टली वर्क कर रही है, डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोडक्शन के साथ। कि मान लीजिए जैसे हमारा कंपनी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसके अंदर वेल्डर है, वो वेल्डिंग का काम कर रहा है वेल्डर शॉप के अंदर, जो भी उसकी वेल्डिंग शॉप है वहां पे वेल्डर का काम कर रहा है, फीटर अपना फिटिंग का काम कर रहा है, कारपेंटर अपना कारपेंटर का काम कर रहा है। मतलब कि जो जिसका काम है, जो जो हमारे वर्कर है वो क्या कर रहे हैं,
किसी पर्टिकुलर जॉब पे काम कर रहे हैं, कोई भी हमारी पर्टिकुलर जॉब है, उस जॉब को बनाने के लिए डायरेक्ट वे से काम कर रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है उस जॉब से प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो हमारी कौन सी होती है? डायरेक्ट लेबर कोस्ट। कि हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर यूज डायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के अंदर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो हमारी कोस्ट कौन सी होती है? वो होती है डायरेक्ट लेबर कोस्ट। तो क्या हम लिख सकते हैं कि इट इज द कोस्ट ऑफ लेबर, इसके अंदर इट इज द कोस्ट ऑफ लेबर विच यूज्ड इन डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस के अंदर अगर हमारा कोई भी जो लेबरर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उस लेबर को हम क्या बोलते हैं? वो हमारी कहलाती है डायरेक्ट लेबर कोस्ट। वो क्या सी होती है? डायरेक्ट लेबर कोस्ट। जैसे कि फीटर है, वेल्डर है, फॉर एग्जांपल फीटर है, वेल्डर है, कारपेंटर है, एटसेट्रा। तो ये सारे जो हमारे हो रहे हैं, तो ये सारे कौन से हैं? ये हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? जो भी हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, हमने यही प्रोडक्ट एक बनाना है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम इसके ऊपर लेबर लगा रहे हैं, यानी कि इसको कोई पेंट कर रहा है, कोई इस चीज को कटिंग कर रहा है, थ्रेडिंग वगैरह कर रहा है, जिस तरह से हम मान सकते हैं कि इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कि डायरेक्ट वे से कर रहा है, तो वो हमारी सारी कौन सी होती है? डायरेक्ट लेबर कोस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर कोस्ट। अगर हम इसी के अंदर बात कर ले इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट के बारे में, कि इनडायरेक्ट हमारी लेबर कोस्ट कौन सी रहेगी? इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट। तो इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट के अंदर हम कौन सी लिखते हैं कि जो जरूरी तो है कि नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है हमारी मटेरियल के साथ या फिर मैन्युफैक्चरिंग के साथ, कि जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट नेसेसरी, कि अगर वो नहीं है तो उसके बिना हम मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे स्टोर कीपर है जो कि क्या कर रहे हैं, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो एक तरह से इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है। कि उसके अलावा जब हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को वहां पे स्टोर कर रहे हैं, तो वो स्टोर कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के अंदर तो उसका योगदान है, लेकिन क्या है कि वो डायरेक्ट वे से काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे से वो क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं हमारे वर्कर्स की, प्रोडक्शन की, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ लेबर विच हेल्प्स प्रोडक्टिव लेबर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, कि जो भी हमारी प्रोडक्शन लेबर है जो काम कर रही है उस लेबर की हेल्प करना इनडायरेक्ट वे से, वो हमारे लिए कौन सी रहेगी? इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट। तो क्या लिखेंगे? इट इज द कोस्ट ऑफ लेबर, द कोस्ट ऑफ लेबर विच हेल्प्स द productive labor to perform their duties, कि जो भी उनकी ड्यूटीज हैं उन ड्यूटीज को परफॉर्म करवाने के लिए जो लेबर हेल्प कर रही है प्रोडक्टिव लेबर की, मतलब कि जो हमारी पहली डायरेक्ट लेबर थी जो कि क्या कर रही थी, इसको डायरेक्ट वे से मतलब काम कर रही थी इस पे, और जो हमारी इनडायरेक्ट होगी वो इसको क्या करेगी? मदद करेगी कि उस काम को वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। जैसे कि आपको बताया कि स्टोर कीपर है, क्रेन ड्राइवर, जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए जो पार्ट्स चाहिए उस पार्ट्स को किसी दूसरे स्थान से उठा के हमारे पास लेके आ रहा है, यानी कि किसी और शॉप से उठा के हमारे पास लेके आ रहा है, तो वो एक तरह से मदद कर रहा है प्रोडक्टिव लेबर की। इसी तरह स्टोर कीपर क्या कर रहा है कि जो भी हमारे हमें कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमारे तक हमें प्रोवाइड करवा रहा है, वर्कर को प्रोवाइड करवा रहा है जो उस मशीन पे काम कर रहा है। प्रोडक्ट जब कंप्लीट हो गया तो उस प्रोडक्ट को वो स्टोर करने का काम कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट वे से क्या कर रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रही है उस प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड है, तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा? वो रहेगा इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट। उसको हम क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट के बाद मटीरियल कोस्ट, क्योंकि आपको बताया था कि हमारा जो 5th पॉइंट
रिसर्च वर्क, इसके अलावा लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड। हमने बात कर ली लेबर कॉस्ट की, अब हम बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट के बारे में कि मटेरियल कॉस्ट क्या है। तो मटेरियल कॉस्ट भी दो टाइप्स का होगा, एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकंड हमारा रहेगा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जिस तरह से लेबर कॉस्ट था सेम उसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो थर्ड पॉइंट हमारा बन जाएगा, जैसे कि फर्स्ट हमारा कौन सा था, उसके अंदर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क, सेकंड हमारा लेबर कॉस्ट, थर्ड हमारा हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट। थर्ड है मटेरियल कॉस्ट। तो अब देखिए मटेरियल कॉस्ट भी टू टाइप्स, ठीक है, दो कैटेगरीज के आगे बटा होगा। कौन कौन सी, एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सा होगा कि वो मटेरियल जिसका हम प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कोई फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए हम लकड़ी का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, लकड़ी का यूज कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए। कोई शाफ्ट तैयार करनी है, जब कोई नट बोल्ट तैयार करना है, तो उसके लिए हम माइल्ड स्टील का यूज कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि जिसके अंदर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कौन सा होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कि इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर कि द मटेरियल विच प्रोसेस्ड इन द मटेरियल विच processed in factory shop, the material which processed in factory shop through various stages, through various stages to complete the final product, to give the final shape, या फिर to give the final shape of main product। जो भी हमारा मेन प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को फाइनल शेप देने के लिए जो मटेरियल हमारी फैक्ट्री की अलग अलग शॉप्स के अंदर से क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बताया था, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले वुड फॉर फर्नीचर, कि जो वुड है उसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, जो हमारे फर्नीचर है, फर्नीचर के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, लकड़ी का। तो वो हमारे लिए कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल है, वुड फॉर फर्नीचर। माइल्ड स्टील फॉर बोल्ट एंड नट एटसेट्रा, कि जो हमें बोल्ट एंड नट वगैरह बनाने हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, माइल्ड स्टील का यूज कर रहे हैं, या फिर माइल्ड स्टील का यूज कर रहे हैं किसी शाफ्ट को बनाने के लिए। तो वो हमारे लिए कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि हम डायरेक्टली किसी मटेरियल को यूज कर रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्री की जो हमारी प्रोसेसेस होंगी, स्टेजेस होंगे, उन स्टेजेस से गुजार के उस मटेरियल को फाइनल शेप प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, एक फाइनल शेप प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो हमारे लिए कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल। सेकेंड हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारा कौन सा रहेगा कि द मटेरियल विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेसेस, जितनी भी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है इंडस्ट्री के अंदर, तो उन सब के लिए वो नेसेसरी है, बट नॉट डायरेक्टली यूज इन द प्रोडक्ट, लेकिन हम उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर यूज नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और उसके ऊपर जो भी हमारा कॉस्ट लग रहा है वो हमारे लिए रहेगा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज necessary for production but not directly used in product, लेकिन हम डायरेक्टली उसका यूज नहीं कर पाते प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि ग्रीस है, ऑयल है, मोबिल है, तो ये सारे हमारे कौन से हैं, वो है मटेरियल्स हैं जिनका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ऑयल्स हैं, सैंड पेपर है,
कॉटन है, एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे कौन से हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल है, जिनका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे। कहाँ पे? जो भी हमारी मटेरियल को जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट हम लास्ट बात कर लेते हैं, लास्ट इसके अंदर हम रहेगा फोर्थ पॉइंट, वो हमारा क्या है? ओवरहेड। ओवरहेड, तो ओवरहेड क्या होते हैं? ओवरहेड के अंदर सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितना भी कॉस्ट लग रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारे चार्जेस, वो हमारा कॉस्ट कौन सा होता है? ओवरहेड कॉस्ट। कि ओवरहेड कॉस्ट के अंदर क्या लिख सकते हैं कि ओवरहेड कॉस्ट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन से हैं? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस, विच इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस, जिसके अंदर क्या होंगे? सारे हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे, सिर्फ विच इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट, किनको छोड़कर? कि जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको छोड़कर बाकी जो सारा कॉस्ट लग रहा है हमारे मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो हमारे लिए क्या रहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जहां फिर हम उनको बोल देंगे ओवरहेड चार्जेस। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो रहा है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन पे कॉस्ट लग रहा है, सेल करने पे कॉस्ट हो रहा है प्रोडक्ट का, तो वो सारे हमारे प्रोडक्ट कौन से रहेंगे? वो रहेंगे ओवरहेड चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन का जो रहेगा वो भी कौन सा होगा? ओवरहेड, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल, कि जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसको छोड़कर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो इनको छोड़कर बाकी जो सारा हमारा कॉस्ट रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो हमारे लिए कौन सा होगा? वो रहेगा ओवरहेड। तो एक बार सुन लीजिए, प्रिंसिपल फैक्टर्स इन एस्टिमेटिंग या प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ एस्टिमेटिंग की हम बात कर रहे थे। तो आपको बताया 5 तरह के हमारे फैक्टर रहेंगे। सबसे पहले डिजाइन टाइम, सेकंड हमारा ड्राफ्टिंग टाइम, थर्ड होगा प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम, फोर्थ हमारा रहेगा जो हम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं स्पेशल टूल्स को, कि डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का काम क्या रहेगा? कि इंप्रूवमेंट करना, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करना, एक चीपेस्ट और बेस्ट मेथड चूज करना जिसकी सहायता से हम क्या कर सके? एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर सके। नेक्स्ट हमने उसके अंदर बात की लेबर कॉस्ट की। तो लेबर कॉस्ट दो तरह की होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, डायरेक्टली कनेक्ट होगी, यूज हम कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो हमारे लिए रहेगी डायरेक्ट लेबर, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल वेल्डर है, फिटर है, मैकेनिस्ट है। तो ये सारे हमारे कौन से हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर क्या है कि जिसका हम यूज नहीं कर रहे डायरेक्ट वे से प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो हमारे हेल्प करने का काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्टोर कीपर है, तो स्टोर कीपर प्रोडक्ट को बनाने में कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी हेल्प कर रहा है कि उन तक प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है उसको पहुंचाने में, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को स्टोर करने में। इसी प्रकार क्रेन ड्राइवर है, तो क्रेन ड्राइवर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट वे से क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है प्रोडक्टिव लेबर की। नेक्स्ट हमने बात कर ली उसके बाद मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट भी दो तरह का रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर कौन सा रहेगा? द मटेरियल व्हिच प्रोसेस्ड इन फैक्ट्री शॉप थ्रू वेरियस स्टेजेस टू गिव फाइनल शेप ऑफ मेन प्रोडक्ट। क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम फाइनल शेप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो फाइनल शेप प्रोवाइड करवाने के लिए हम उस मटेरियल को हमारी फैक्ट्री शॉप की अलग अलग प्रोसेसेस में से पास करवाएंगे, यानी कि उसको पास करवाएंगे, तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा? डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि लकड़ी, एक लकड़ी है जिसका हम यूज कर रहे हैं किसी भी फर्नीचर को बनाने के लिए, तो लकड़ी हमारे लिए क्या है? एक डायरेक्ट मटेरियल है जिसका हम यूज कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए। माइल स्टील है, माइल स्टील का यूज हम कर रहे हैं शाफ्ट बनाने के लिए, नट बनाने के लिए, बोल्ट बनाने के लिए, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर हमने क्या लिखा कि इट इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, कि इनडायरेक्ट मटेरियल भी जरूरी है हमारी प्रोडक्शन के लिए, बट नॉट यूज्ड इन डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्ट,
लेकिन प्रोडक्ट के अंदर हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी ग्रीस है, ऑयल है, सैंड पेपर है, कॉटन है, तो इनका हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट वे से हमारे मटेरियल, जब भी हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने ओवरहेड की बात की, तो ओवरहेड क्या होते हैं, एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर सिर्फ बाकी सारे एक्सपेंसेस होंगे जो भी हमारे प्रोडक्ट को बनाने पे लगे, सिर्फ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को छोड़कर, इनको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको छोड़कर बाकी जो भी हमारा कॉस्ट लगा है मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो हमारे लिए रहेंगे ओवरहेड या फिर ओवरहेड चार्जेस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे मिसलेनियस अलाउंस होते हैं, कि जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर वर्कर कंटिन्यूस कभी भी काम नहीं कर पाता। हम मान लीजिए कोई वर्कर है, उसकी 10 घंटे की शिफ्ट है या 8 घंटे की शिफ्ट है, तो वो प्रॉपरली पूरा टाइम वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो उसके बीच बीच में उनको क्या होते हैं, कुछ अलाउंस प्रोवाइड करवाए होते हैं, जैसे कि पर्सनल अलाउंस होते हैं, फटीग अलाउंस होते हैं, टूल चेंजिंग अलाउंस होते हैं, क्लीनिंग अलाउंस होते हैं, चेकिंग अलाउंस होते हैं। तो इन अलाउंस के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।